हेलो एवरीवन। सो इस सेशन में हम लोग जो इस साल 2024 के जेई मेंस के पेपर हुए हैं उनको शिफ्ट वाइज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। और सिर्फ मैथ्स के पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये 27 जैन शिफ्ट वन का पेपर है। ओके। सो ये सवाल नंबर 1 जो है, क्लियरली अपन देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन का सवाल है। और इंटीग्रेशन में बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन अपन से पूछा गया है। इफ 0 से 1 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, सॉरी, 1 अपॉन जो अपॉन है वो ओवरऑल है। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है ना। तो व्हाट वी कैन से कि अपन इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो 0 से 1 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर अपन ने 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ओके, नाउ इट विल बिकम 0 से 1 1 अपॉन, सॉरी, दिस विल बिकम 3 प्लस एक्स। ऊपर तो एज इट इज आ जाएगा, और नीचे वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला अंडर रूट a प्लस बी, सॉरी, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी विल बी a² माइनस b², सो दिस विल बिकम 3 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स dx। तो अब ये काफी आसान से इंटीग्रेशन में सिंप्लीफाई होकर आ चुका है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। और डिनोमिनेटर में बचा था सिंपली अपने पास में 3 - 1 विच मीन्स 2। तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया। तो अब इसको अपन बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अंडर रूट समथिंग, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है 2/3 x⁻³ राइट। तो 2/3 एक्स की जगह आ जाएगा 3 प्लस एक्स, और एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहाँ पर अगेन 2/3 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ लिमिट अप्लाई कर सकते हैं अपन 0 से 1। तो 1 अगर अपन पुट करते हैं यहाँ पे, अच्छा 1/3 तो बाहर आ गया। 1 अगर अपन पुट करें तो दिस इज नथिंग बट 3 + 1, 4 की पावर 3/2, एंड 4 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 8, राइट। 4 की पावर 3/2 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर की पावर 3/2, दैट मीन्स 2 क्यूब, तो 8। यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो -2 पावर 3/2। ये तो अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग आ गया। लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग देखे तो 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 3/2, और यहाँ पर 1 की पावर 3/2। तो 1 की पावर 3/2 इज नथिंग बट 1, सो दिस विल बिकम 1/3। 8 + 1 9 माइनस 2 पावर 3/2 माइनस 3 पावर 3/2, इस फॉर्म में आ गया। अच्छा, अपन को जो फॉर्मेट दिया हुआ था वो ये था a + b√2 + c√3। तो दिस इज नथिंग बट a + b√2 + c√3, एंड जो a और b है वो रेशनल नंबर्स हैं। तो सिंपली कंपेयर किया जा सकता है, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो दिस इज 3। यहाँ से अपन ने एक 2 को बाहर निकाल लिया तो -2/3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। और सिंपली अगर अपन यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू -2/3 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू -1 आ जाएगी, राइट। अब अपन से पूछा गया था 2a + 3b -4c। तो 2a + 3b निकाल सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू अपने पास में 3 आ गई, 3 टाइम्स ऑफ b की वैल्यू शायद अपने पास में -2/3 थी, एंड -4c की वैल्यू अपने पास में -4 है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, दिस इज 6 + 4 10 - 2 8। हेंस इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो आसान सवाल है इंटीग्रेशन का।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये सेकंड सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। S is equals to Z belongs to C. That means कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z माइनस आयोटा का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू Z प्लस आयोटा का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू Z माइनस वन का मॉड्यूलस। मतलब Z जो पॉइंट है भाई, Z Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस क्या रिप्रेजेंट करता है? Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस। तो इसका मतलब हो गया कि ये Z और आयोटा के बीच की डिस्टेंस है, ये Z और माइनस आयोटा के बीच की डिफरेंस है, ये Z और वन के बीच की डिफरेंस है, डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस। तो ये तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। और बोला गया है कि ऐसे कितने पॉइंट्स, कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं Z जिनके लिए वाली बात सही है। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है ना भाई। अपन से बोला गया है कि एक तो आयोटा है, एक माइनस आयोटा है, और एक वन है। और बोला गया है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी इन तीनों पॉइंट से डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब तो सिंपली अपन बोल सकते हैं कि इन तीनों पॉइंट से जो डिस्टेंस सेम रखने वाला पॉइंट होगा, वो तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके सरकम सर्कल का सेंटर होगा, दैट विल बी द ओनली पॉइंट जिसके करस्पॉन्डिंग ये तीनों डिस्टेंसेस क्या होंगी, सेम होंगी। सॉरी मैंने डायग्राम गलत बना दिया। ये यहां से पास करेगा, दूसरे कलर से बना। हम्म इसका जो सरकम सर्कल होगा उसका सेंटर तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस रखेगा, है ना। तो दिस विल बी सेड। तो केवल और केवल एक पॉइंट ही ऐसा हो सकता है जिसके करस्पॉन्डिंग वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसको तो बड़े आराम से अपन सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। S is equals to 1, 2, 3 up to 10. Suppose M is a set of set of all the subsets of S. तो M जो है वो उन जो S एक अपन को 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी वैल्यूज हैं उनके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, अगर मैं उनको एक जगह रख दूं तो दैट विल बी कॉल्ड M। उन सारे सबसेट्स का सेट। देन द रिलेशन A कॉमा बी, ए और बी इस तरीके से डिफाइंड है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई है। ए और बी एम में लाई करते हैं। दैट मीन्स ए और बी जो होंगे वो सबसेट्स होंगे एस के। सिंपल सी बात है। तो अब अपन को देखना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। तो बड़ा आसान है। अपन सबसे पहले अगर सिमेट्रिक की बात करें, सॉरी रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब तो क्या हो गया कि इफ ए इंटरसेक्शन बी फाई है, दैट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन ए बी फाई होना चाहिए। क्या ये बात सही है क्या गलत है? किसी भी सेट का खुद के साथ में अगर इंटरसेक्शन लोगे तो फाई हो सकता है कब, जब वो सेट खुद में एक नल सेट हो। मतलब ए अगर मान लो ये हुआ, नल सेट हुआ, फाई हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ए का जो एलिमेंट है वो वन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव तो ये वाला सेट नहीं है, रिलेशन नहीं। नाउ अगर मैं सिमेट्रिक की बात करूं तो इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव, दैट इंप्लाइज बी इंटरसेक्शन ए भी फाइव होना चाहिए। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सही बात है। मतलब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो ट्रांजिटिव में अगर अपन बोल रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी फाइव है एंड बी इंटरसेक्शन सी भी फाइव है, क्या ये इसको इम्प्लाई करता है क्या कि ए इंटरसेक्शन सी भी फाई होगा? अगर ये वाली बात सच निकली तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, ए को एक सेट ले लेते हैं, लेट्स से 1, 2। कोई भी अपन को जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो मिल गया तो ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। बी ले लिया, लेट्स से मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन 5 चाहिए मुझे, तो इसमें 3 और 4 ले लिया। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी तो अपन को 5 मिल गया। अच्छा, मेरे को बी इंटरसेक्शन सी भी फाइव चाहिए, तो सी के अंदर मैंने ले लिया लेट्स से 1, 5। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि बी और सी में भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, राइट। राइट। अब अगर मैंने ए इंटरसेक्शन सी लिया तो क्या ये फाइव बन रहा है क्या? नहीं। यहां से तो अपने पास में एक एलिमेंट आ गया विच इज 1।
है ना। तो इसका मतलब ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, है ना, ये वाला रिलेशन ट्रांजिटिव तो नहीं होगा। हाँ, अगर हमेशा ये वाली बात सही होती कि ये दोनों होने पर ए इंटरसेक्शन सी भी फाई आ रहा है, तब अपन उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो ये भी अपन बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब इस सवाल का आंसर हो गया सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक ओनली ये तो गलत हो गया, रिफ्लेक्सिव ओनली ये भी गलत हो गया, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव ओनली ये भी गलत हो गया। अच्छा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ओनली ये गलत, ए ऑप्शन सही है ना। हाँ, मैंने उसको ट्रांजिटिव कर दिया शायद। हम्म, सिमेट्रिक ओनली ये वाला जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक है, दैट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में अपन से बोला गया है कि if shortest distance of the parabola y square is equals to 4x from the center of the circle x square plus y square minus 4x minus 16y plus 64 is equals to 0, then d square। ठीक है, ये काफी कॉमन टाइप का सवाल है, मतलब लगभग लगभग हर साल मैं तो अपने नोट्स में इस सवाल को करवाता ही हूँ, इस टाइप के सवाल को, है ना। जब भी अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पढ़ते हैं तो, और सर्कल पढ़ते हैं, तब भी मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को लेता हूँ, है ना। वहां पर पैराबोला नहीं लेते हैं सर्कल के अंदर, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर कर्व से अपन डिस्टेंस को निकालते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और फिर जब अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जाते हैं तो मैं इस टाइप के सवाल को लेता हूँ हमेशा ही। सब लोग ही कराते हैं, है ना। और काफी कॉमन टाइप का सवाल है, तो जिन भी लोगों ने नोट्स को अच्छे से पढ़ के एग्जाम दिया होगा वो लोग इस सवाल में तो नहीं रुकेंगे, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल आती है ना। तो कॉमन नॉर्मल मतलब जो दोनों कर्व्स के लिए नॉर्मल। देख लेते हैं एक बार, डायग्राम तो बनाए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो एक पैराबोला हो गया, है ना, स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया ऐसा। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64, तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो सेंटर तो हो गया 2,8, रेडियस इज नथिंग बट 4 प्लस 64 माइनस 64, तो इसकी रेडियस 2 हो जाएगी, है ना। तो अच्छा, 2,8 इसमें पुट करके देख लिया तो भैया, तो यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं है, तो यहाँ कहीं ऐसा कुछ सर्कल हो गया। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहा होता तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो ही जाता, तो वैसे भी समझ सकता है ना। तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट तो नहीं करेगा। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल होगी, और कॉमन नॉर्मल, नॉर्मल जो सर्कल का नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा, मतलब नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, राइट। और ये जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी। मैंने इस पॉइंट को पी बोल दिया, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो दैट मीन्स टी स्क्वायर कॉमा 2t हो जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो यहाँ से 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें, एट पी टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो ये अपन को पता होती है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टी प्लस 280, तो ए की वैल्यू 1 है, प्लस 80 क्यूब, तो ए की वैल्यू 1 है, तो अगेन टी क्यूब। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, कॉमन नॉर्मल है तो सेंटर के सर्कल से भी पास, सर्कल के सेंटर से भी पास करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो। तो 2,8 रखेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 8 माइनस 2t प्लस 2t कैंसिल हो जाएगा, प्लस टी क्यूब। तो यहां से अपने पास में ये 2t से 2t कैंसिल हो गया, तो फाइनली टी क्यूब की वैल्यू अपने पास में 8 आ गई, दैट मीन्स टी की वैल्यू 2 आ गई। तो इसका मतलब p जो होगा वो अपने पास में आ गया टी स्क्वायर कॉमा 2t, तो टी स्क्वायर मतलब हो गया 4,4। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, कि भाई इसका सेंटर 2,8 है, ये वाला पॉइंट P है, और ये वाली डिस्टेंस ही D है, ये D निकालना है, सॉरी, और दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना। हाँ, तो हम्म, ये वाली डिस्टेंस नहीं, ये वाली डिस्टेंस विल बी द D। तो ये बड़े आराम से निकाल सकते हैं।
ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सीपी तो टोटल डिस्टेंस, और उसमें से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो सीपी निकाल सकते हैं। सीपी इज नथिंग बट 4 - 2 का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 स्क्वायर, 4 - 8 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर, है ना, और माइनस रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस 4, है ना। तो दिस विल कम्स आउट टू बी √16 + 4 20 -4, √20 -4, रेडियस 2 थी आई थिंक। एक मिनट सवाल देख लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओके, सेंटर से निकाल लिए तो फिर तो डायरेक्टली सीपी हो गई ना, फिर आर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज नथिंग बट डी की वैल्यू √20 आ गई, तो डी स्क्वायर जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। हाँ, अगर वो बोलता है सर्कल और पैराबोला के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट विल बी सीपी माइनस आर, लेकिन उसने सर्कल और पैराबोला के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना बोल के बोला है सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पैराबोला के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो सीपी हो जाएगी, है ना, ये पूरी डिस्टेंस विल बी डी, राइट। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इस सवाल का आंसर। ओके। हम्म। यस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्म। क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ तो ऑर्थो सेंटर के बारे में बात की है ट्राइंगल के, और वहां से ऑर्थो सेंटर निकलेगा A, B विद द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर 1, 2, 2, 3, 3, 1। I1 A से लेकर के B, तो A और B की वैल्यू अपन को पहले चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले इंटीग्रेशन को ही सॉल्व कर लिया, अगर I1 इज इक्वल्स टू, इस I1 को I2 के टर्म्स में लेकर आते हैं, तो किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, है ना, लेकिन उसके लिए भी ए और बी की जरूरत पड़ेगी, तो ए और बी निकाल ही लेते हैं पहले, है ना। ये वाला पॉइंट लेट से 1, 2 ले लिया, इसको मैंने 2, 3 ले लिया, इसको मैंने 3, 1 ले लिया, ये वाली डिस्टेंस निकाली अपन ने। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, नथिंग बट ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर एक बार देख लेते हैं ट्राइंगल कैसा है, 3 - 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये, और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ओके। तो ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में तो अपन को बहुत ही एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग बात पता है कि, है ना, जो ऑर्थो सेंटर होता है, सरकम सेंटर होता है, सेंटर हो और सेंट्रॉइड होता है, सब है ना इसी लाइन पे लाई करते हैं, जो कि इसके मिड पॉइंट से भी पास करती है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, मतलब A, B इसी पर लाई करेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए अपन ने इसका स्लोप निकाला पहले, तो है ना, परपेंडिकुलर भी होगा ना, ऑल्टीट्यूड भी होगा, सब इसी लाइन पे लाई करें, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है ना, और सेंट्रॉइड, सब इसी पे लाई करने वाले हैं। तो इसका स्लोप निकाला अपन ने, तो स्लोप आ गया इसका 3 - 2 1, 2 - 1 1, तो स्लोप 1 आ गया इसका। एक मिनट, 3 - 2, 3 - 2 एंड 2 - 1, ओके। तो इसका स्लोप कितना हो गया, -1 हो गया। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन कंटेन A, B, है ना, ऑर्थो सेंटर को कंटेन करने वाली लाइन। तो स्लोप अगर -1 है तो y इज इक्वल्स टू -x, और 3, 1 से पास हो रही है, तो 3, 1, तो ये हो जाएगा 4, y इज इक्वल्स टू -x + 4। A, B इस पे लाई कर रहा है, तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि a + b की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई, 4 हो जाएगी, और यहां से अपना सवाल बन जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट भी a और b है, तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a और b निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे अपने पास में a + b की वैल्यू आई, तो मेरे माइंड में कौन सी प्रॉपर्टी क्लिक करती है इंटीग्रेशन में, किंग्स प्रॉपर्टी, है ना, तो अप्लाई करते हैं। तो ये दिया हुआ है अपन को इंटीग्रेशन A to B, I1 की बात करें तो x साइन ऑफ 4x - x² को मैंने ऐसा लिख लिया, 4 - x × x dx। अब मैंने केपी लगा दिया ना, किंग्स प्रॉपर्टी,
तो किंग्स प्रॉपर्टी में अपन x को रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, दैट मीन्स 4 माइनस एक्स। तो I1 ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज a से लेकर के b 4 माइनस एक्स साइन ऑफ। यहां पर अगर मैं x की जगह 4 माइनस एक्स रखूंगा तो अगेन वो सिंपली x ही बन जाएगा, और यहाँ पर 4 माइनस एक्स, तो इफेक्टिवली ये वाली पूरी की पूरी चीज तो सेम ही रहने वाली है, राइट। दोनों को ऐड कर दिया तो 2I1 हो गया लेफ्ट में, तो राइट में हो जाएगा a से लेकर के b। अच्छा, यहां से प्लस का x और यहां से माइनस का x टाइम्स ऑफ दिस कैंसिल हो गया, तो सिंपली ये 4 साइन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx बन गया। और ये वाली चीज तो अपन को पता है, ये वाली चीज तो अपन को क्या दी हुई है, I2 दी हुई है। तो यहां से अपन I1 अपॉन I2 को कितना लिख सकते हैं, 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल किया तो 2 आ जाए। और अपन से पूछा है 36 टाइम्स ऑफ I1 अपॉन I2, तो ये 72 हो जाए। तो इस सवाल का आंसर बी होगा, तो इस बी इज करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। तो ये सवाल, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। x इज इक्वल्स टू एक्स टी, जो x है वो t का फंक्शन है, y जो है वो t, ये भी t का फंक्शन है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल, अच्छा एक्स टी इसका सॉल्यूशन है और वाई टी इसका सॉल्यूशन। तो एक बार सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद में फिर बात करते हैं, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखूं तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स हो गया। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन माइनस ए एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो गया। इंटीग्रेशन कर दिया, है ना, माइनस ए को इधर ही ले लेते हैं, माइनस ए कॉन्स्टेंट है यहाँ। ये हो गया एल एन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए टी प्लस के वन ले ली। के वन निकालने के लिए अपन को दिया हुआ है एक्स जीरो इज इक्वल्स टू टू, दैट मीन्स टू इज टी इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, राइट। यहाँ से एल एन टू इज इक्वल्स टू के वन आ, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में अगर मैं इसको वापस रिप्लेस कर दूं यहाँ पर, तो एल एन मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए टी प्लस एल एन टू आ गया, राइट। इसको इधर ले आए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो एल एन एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस ए टी हो गया। तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई पावर माइनस ए टी आ गया, राइट। ये अपने पास में एक सॉल्यूशन आ गया। फिर आ जाते हैं वाई वाली इक्वेशन पे। हम्म, यस। तो वाई वाली इक्वेशन अपन को दी हुई है सिमिलरली डी वाई बाई डी टी प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये दी हुई है ना। तो यहाँ से अपन ने लिख दिया कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस बी वाई, तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी डी टी, है ना। इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस बी टी प्लस के टू। अगेन के टू निकालने के लिए कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन है, वाई जीरो इज इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू वन आएगी। तो एल एन जीरो जीरो हो गया यहाँ जीरो, तो के टू की वैल्यू जीरो हो गई। के टू की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यहाँ से वाई जो आएगा वो ई पावर माइनस बी टी आ जाएगा, राइट। ये सेकेंड सोल्यूशन। फाइनली अब अपन को क्या चाहिए, अपन को बोला गया है कि 3y1 इज इक्वल्स टू 2x1, दैट मीन्स 3y ऑफ वन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x ऑफ वन। अच्छा, एक्स टी एक और बार लिख लेता हूँ मैं, एक्स टी जो था वो अपने पास में था 2 टाइम्स ऑफ ई पावर माइनस एट, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ y1 क्या हो गया, टी की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं वन रिप्लेस करता हूँ तो 3 टाइम्स ऑफ ई पावर माइनस बी हो गया, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ई पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 2 पहले से था ना ऑलरेडी, तो ई पावर माइनस है। तो यहाँ से आ गया 3/4 इज इक्वल्स टू ई पावर बी माइनस, ये वैल्यू अपने पास में, क्योंकि ये नथिंग बट ई पावर
माइनस ए अपॉन ई पावर माइनस बी था, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब अपन से पूछा क्या गया है, एक्स टी इज इक्वल टू वाई टी किस एक्स टी की वैल्यू के लिए होगा, तो वाई टी इज इक्वल टू को एक्स टी कर दिया अपन ने, ये अपन को चाहिए अब, है ना। तो वाई टी कितना हो गया, ई पावर माइनस बी टी इज इक्वल टू एक्स टी हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई पावर माइनस ए टी, टी की वैल्यू चाहिए हमसे। ठीक है, तो ई पावर माइनस बी टी अपॉन ई पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये अगेन पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो ई पावर माइनस टाइम्स ऑफ या फिर प्लस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू 2। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई पावर ए माइनस बी की होल पावर टी, और ई पावर बी माइनस ए अपने पास है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। दैट मीन्स 4/3 रेस टू द पावर टी इज इक्वल टू 2। तो टी कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ, लॉग ले लिया, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4/3, ये आंसर हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4/3। ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके। यस, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 7, -2, 11 फ्रॉम द लाइन दिस अलोंग द लाइन इज। तो ये भी काफी कॉमन टाइप का सवाल है ना, एक बार देखते हैं। तो अपन को ये एक लाइन दी हुई है, x-6/1, y-4/0 इज इक्वल्स टू z-8/3, और एक पॉइंट दिया हुआ है 7, -2, 11। इससे डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालनी है ना। कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, जो कि एक पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग है ना, और वो लाइन क्या है, वो भी अपन को दी हुई है, x-5/2, y-1/3, है ना, z-5/6, इसके अलॉन्ग निकालनी है अपन को। ठीक है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, अपन ने क्या किया, ये वाला पॉइंट अगर अपने पास में आ जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट तो दो पर्टिकुलर लाइंस पर लाई कर रहा है, कौन कौन सी, एक तो इस वाली पे, एक इस वाली पे, दोनों पे लाई कर रहा है। और दोनों पे लाई कर रहा है कि तो दोनों पे मैं एक जनरल पॉइंट को अज्यूम कर सकता हूँ, राइट। अगर दोनों पे जनरल पॉइंट अज्यूम करेंगे तो इसको मैंने K1 के इक्वल कर दिया, इसको मैंने K2 के इक्वल कर दिया। तो लेट्स से दिस पॉइंट इज P। तो इस P पॉइंट को अपन क्या लिख सकते हैं, P पॉइंट को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू लाइन 1। तो दिस इज नथिंग बट K1 + 6। आई थिंक सबको जनरल पॉइंट लेना आता होगा, 0 × K1, तो ये तो सिंपली 4 हो जाएगा, और हो जाएगा 3K + 8, 3K1 + 8, ये हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड लाइन, तो यही सेम पॉइंट एक और तरीके से लिख रहे हैं लाइन 2 के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज नथिंग बट 2K2 + 5, 3K2 + 1, और 6K2 + 5। तो सिंपली इक्वल कर देते हैं, तो y कोऑर्डिनेट को कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। 3K1 + 1, तो यहाँ से K1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सॉरी 3K2 इज इक्वल्स टू 1, तो K2 की वैल्यू 1, है ना। K2 की वैल्यू 1 है, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपन बड़े आराम से अब लिख सकते हैं, है ना। अपने पास में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसमें K2 की वैल्यू को 1 रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा 7, ये तो 4 ही हो गया, ये हो गया 6 + 5, तो 11 हो गया, राइट। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो डिस्टेंस अपन बड़े आराम से लिख सकते हैं। एक पॉइंट तो है 7, -2, 11। दूसरा पॉइंट अपने पास में आ चुका है 7, 4, 11, राइट। जस्ट अ मिनट, अपन ने कुछ गड़बड़ की है क्या, हाँ ये -3 है, ये -3 है, ओके। तो दिस इज -3, ये -3K2 होगा, -3K2, है ना। तो K2 की वैल्यू 1 ना होके -1 आए, और अगर -1 रखते हैं, हाँ ये थोड़ा सा अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे।
पॉइंट अब क्या हो जाएगा, K2 की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो -2K2 + 5, -2K2 + 5 रखेंगे तो सॉरी 2K2 + 5, K2 की वैल्यू -1 रखेंगे, सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा -2 + 5 तो हो गया 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -6 + 5 तो ये हो जाएगा -1, 3 4 -, तो दूसरा पॉइंट आ रहा है 3 4 -1। डिस्टेंस निकाल सकते हैं। 7 - 3 4 का स्क्वायर, 4 + 2 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, राइट। So this will comes out to be 16 plus 36 plus 144। 36 plus 144 तो ये हो गया 180, ये हो जाएगा 196 विच इज नथिंग बट 40। तो इस सवाल का आंसर तो हो गया 14, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, हम्म, ठीक है। तो ये सवाल, अगेन नेक्स्ट सवाल है, क्लियरली विजिबल है कि एलिप्स से रिलेटेड सवाल है। द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द ellipse this whose midpoint is 1,2/5। ओके, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है ना। इसका मान लीजिए ये मिड पॉइंट है ना, 1,2/5। हम्म, यहाँ ले लिया 1,2/5। तो ये वाला पॉइंट अगर P है, ये वाला पॉइंट अगर Q है, तो PQ डिस्टेंस निकालनी है। ओके, हम्म, दो तरीके हो सकते हैं, है ना। दो तरीके क्या हो सकते हैं कि हम्म, एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई मैंने यहां से इस डिस्टेंस को बोल दिया R1 और इस डिस्टेंस को बोल दिया R2, राइट। और यहाँ पर पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखे उसको सेटिस्फाई करा देंगे तो R1 R2 में कुछ न कुछ रिलेशन अब तो अपन को मिल जाएगा और अपन को R1 + R2 चाहिए, है ना। तो वहां से एक तरीका है। दूसरा कि इसकी इक्वेशन ही लिख दी अपन ने, है ना, मिड पॉइंट कॉर्ड से। तो मिड पॉइंट कॉर्ड से अगर अपन इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो दिस इज नथिंग बट T = S1। तो T = S1, तो T क्या हो जाएगा, 1,2/5 के रिस्पेक्ट में X(x1)/25, Y(y1)/16 इज इक्वल्स टू, सॉरी -1, ये तो T हो गया। S1 क्या हो जाएगा, पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 1/25, 4/25/16 -1, -1 कैंसिल, 2 से 8 बार कैंसिल, ये 4 से 4 बार कैंसिल, है ना। तो फाइनली ये बनेगा X/25 प्लस Y/40, राइट। 40 बन रहा है, हाँ, 5 और 8, 1/25 और बन रहा है 1/25 × 4 तो 1/100, है ना। तो ये 4/100 हो गया, है ना। तो 5/100 दैट मीन्स 1/20 हो गया। ओके, अच्छा, थोड़ा सा एलसीएम वगैरह वाला काम भी कर लेते हैं। तो 200 आई थिंक एलसीएम आ जाएगा, 100 तो नहीं आएगा, 200 आ जाएगा। तो 200 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x हो गया प्लस 5y हो गया इज इक्वल्स टू 10। ये अपने पास में लाइन आ गई, है ना। अब मेरे को क्या चाहिए, पॉइंट P और पॉइंट Q अगर मेरे को मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा। पॉइंट P और पॉइंट Q कैसे फाइंड आउट करें, सिंपली इस लाइन को इलिप्स के साथ सॉल्व कर लो, ये सुनो, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो है। तो X² / 25 प्लस Y² / 16 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अच्छा, यहां से जो P पॉइंट है उसको मैंने बोल दिया लेट्स से X1 Y1, है ना। थोड़ा सा ऑलरेडी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो अपन कैलकुलेशन को कम कर देते हैं। तो PQ डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, X1 - X2 का होल स्क्वायर प्लस Y1 - Y2 का होल स्क्वायर। तो ये या तो X1 - X2 में रखते हैं या फिर Y1 - Y2 में। तो
अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से क्या बोल सकता हूँ कि 8x1 प्लस 5y1 इज इक्वल्स टू 10। यहां से हो जाएगा 8x2 प्लस 5y2, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इसी पे लाई कर रहे हैं ना, P और Q, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 8 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट करने से दिस डिस्टेंस विल कम्स आउट टू बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, -8x1 माइनस x2 है ना, ये लिख सकते हैं। y1 माइनस y2 विल कम्स आउट टू बी -8/5 x1 माइनस x2। तो स्क्वायर किया तो 64/25 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर बाहर आएगा तो मॉड के साथ आएगा, तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 और अंडर रूट के अंदर बच गया 1 प्लस 64/25। तो 64 और 25 को ऐड किया तो 89/25 ये आ जाएगा। अब मेरे को सिर्फ x1 माइनस x2 का मॉड चाहिए, वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे भाई, दोनों को सॉल्व कर लिया तो यहां से अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 16x² प्लस 25y² इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट मीन्स 400। तो यहां से अगर मैं 5y देखूंगा तो हो जाएगा 10 माइनस 8x, तो स्क्वायर कर दिया तो 25y² की सीधे सीधे वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो 16x² 25y² दैट मीन्स 100 प्लस 64x² माइनस 160x इज इक्वल्स टू 400। तो ये हो जाएगा 64 एंड 16 80x² माइनस 160x और माइनस का 300 कितने से डिवाइड हो रहा है ये, 16 से डिवाइड हो रहा है आई थिंक। हाँ 16 से डिवाइड हो रहा है, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 10x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। 16 से डिवाइड किया तो 50 हो गया। एक मिनट, गलती कर दिया अपन ने। हम्म, गलती कर दी। यस, 16 से नहीं, एक तो 10 से तो डिवाइड हो ही रहा है, और किससे हो रहा है, हाँ 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से। तो 20 से डिवाइड किया तो 4x² माइनस 8x और माइनस का 15 इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट x1 x2 है, राइट। तो अपन मॉड ऑफ x1 माइनस x2 निकाल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट। तो डिफरेंस ऑफ द रूट नथिंग बट अंडर रूट d/a, तो a की वैल्यू तो 4। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 64 b² माइनस 4ac, तो 4, तो ये हो जाएगा 240 हो जाएगा आई थिंक। यस और नो, 15 4 60 और 4 240। हाँ, तो ये हो जाएगा अपॉन 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 304/4। इसको यहाँ पुट कर दिया है ना, तो थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफिकेशन आई थिंक करने पड़ेंगे, वो यही कर लेते हैं। हम्म, तो अपने पास में एक तो अंडर रूट 89/5 आ गया ना, 25 था लेकिन वो अंडर रूट से बाहर आके ही गया, और यहाँ बच गया अंडर रूट 304/4। हम्म, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो ओ, हम्म, अच्छा नीचे 5 बनना चाहिए, तो ये तो 16 से डिवाइड होना चाहिए फिर तो। 16 8 89/5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 304/16। तो इसको कैंसिल करते हैं तो 16 से एक बार गया, एक बार जाने पर हम्म, और कितना बचा, 144। 144 16 9 से होता है तो 19। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 89 मल्टीप्लाई बाय 19/5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा लास्ट डिजिट 1 3 ऑप्शन है, ये इन्होंने भी बहुत कलाकारी लगाई है। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 19 कर लो ना, तो ना, नो नो 81, नो एक कम नो 17, 1710। सॉरी, कुछ गड़बड़ किएगा। 9 9 81 8, 9 8 17, 1710 ही तो है। हाँ सही। और माइनस क्या कर दिया, -19 कर दिया। हाँ तो ये तो 16 1691 आ जाएगा ना। हाँ 1691।
तो 1691 का अंडर रूट अपॉन 5, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके। यस। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्या बोला है सवाल में? कंसिडर द फंक्शन ए दिस अपॉन बी मॉड्यूलस ऑफ दिस एक्स लेस देन 3 के लिए डेफिनेशन है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, राइट? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है ना? मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल नहीं है तो, साइन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 2 to the power, ऐसा लिखा हुआ है। और बी फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स सबको पता है। किसको बता रहे हो? लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। if s denote the set of all ordered pairs a comma b such that fx is continuous at x is equals to 3। अच्छा जी। अगर कंटिन्यूस है तो अपन बोल सकते हैं ना कि भाई एल एच डी और सॉरी एल एच एल और आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू उस पर सेम रहेगी। तो अपन बोल सकते हैं 3 माइनस पर फंक्शन कौन सा है भाई? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस ऊपर वाला फंक्शन है ए 7x - 12 - x²। अच्छा, नीचे मॉड्यूलस के फैक्टराइजेशन करें तो x - 4 x - 3 हो जाएगा, राइट? अब अगर मैं 3 से छोटी वैल्यू रख रहा हूं तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 3 से छोटी वैल्यू में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव मिलेगा। 3 से छोटी वैल्यू में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मतलब ओवरऑल मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है। और अगर मॉड के अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, दैट मीन्स उस मॉड को तो बच्चों अपन पॉजिटिव साइन से ओपन कर सकते हैं। यस और नो? राइट, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे होंगे। -1 टाइम्स तो दिस विल, अच्छा बी भी था ना, तो दिस विल बी -a/b। ये तो अपने पास में एल एच एल आ गया। आर एच एल निकाल लेते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस, ये किसके इक्वल है? और अच्छा, ये डेफिनेशन की हो गई तो यहां पर है ना, ये रहा। अब 3 प्लस रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 3 होगा। यस और नो? साइन ऑफ x - 3 अपॉन सिंपली x - 3 लिख दो इसको। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 प्लस इज नथिंग बट 3। तो ये तो 0/0 बन रहा है और अंदर वाला जो टर्म है वो भी 0 को टेंड कर रहा है, तो दिस इज नथिंग बट 1। तो ये तो सिंपली 2 के इक्वल आ गए। और फंक्शन की वैल्यू तो सिंपली b ही है ना? तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं कि -a/b इज इक्वल्स टू, दूसरा 2 आ गया, इज इक्वल्स टू b। तो b की वैल्यू यहाँ से 2 होगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से -2 भी आ जाएगी। दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी होगी? -4 होगी, राइट? तो a की वैल्यू तो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s ऑर्डर पेयर्स। हाँ, तो एक ही बन रहा है ना। कितने ऑर्डर पेयर्स बन रहे हैं? -4, 2 एक ही बन रहा है। अच्छा, इसको 2, -4 नहीं लिख सकते हैं, है ना? क्योंकि फिर ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट? क्योंकि ए फर्स्ट वाला एलिमेंट है, बी सेकंड। तो सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट आ रहा है, विच मीन्स -4, 2। आई थिंक काफी बच्चों ने की होगी वाली गलती। और मैं हर बार बताता हूँ ये ऑर्डर पेयर्स नॉन ऑर्डर पेयर्स के बारे में। काफी लोग गलतियां करते हैं इससे, तो आगे से नहीं। ठीक है। ओके। हम्म। ये अपना नेक्स्ट सवाल है, तो करते हैं। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? a is equals to limit extending to 0, b is equals to limit extending to 0 this function, then the value of a b q। अच्छा जी। तो लिमिट सॉल्व करनी है। लिमिट सॉल्व करते टाइम पे अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई ऊपर वाला जो हम्म, ऊपर में अंडर रूट वगैरह दिख रहे हैं, गायब करो तो अंडर रूट्स को। कैसे करेंगे? a इज इक्वल्स टू रेशनलाइजेशन, बहुत ही बढ़िया हथियार है अपने पास में। तो ऊपर अगर मैं इसके बीच में प्लस साइन लगाता हूँ, पूरा लिखना पड़ेगा क्या? चलो लिख देते हैं। इसी के पॉजिटिव साइन वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया जाए। हाँ? ये तो जब भी अपन अंडर रूट वगैरह देखते हैं इस टाइप के एक्सप्रेशन से, बहुत सारी प्रैक्टिस की होती है यार इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में।
तो ये तो दिखते ही चमक जाता है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा न्यूमरेटर में, तो ऊपर वाला एक अंडर रूट गायब हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर ये होगा अपॉन एक्स टू द पावर फोर। अच्छा, ये जीरो बाई जीरो बन ही रहा, मेरे को पता है इसलिए चेक कर सकते हो। जिसको नहीं समझ में आया कैसे जीरो बाई जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से वन, ऐसा करने से क्या होता है कि जीरो बाई जीरो वाला फॉर्मेट एलिमिनेट होने ही लगता है ना, और अपन को कुछ और टाइप की चीजें दिखाई देने लगती है। तो वन प्लस एक्स टू दावर फोर माइनस वन, ये हो गया एक्स टू दावर फोर अंडर रूट वन प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स टू दावर फोर प्लस रूट टू, ये बन गया। अच्छा, अगेन जीरो पुट करेंगे तो ऊपर जीरो बन रहा है नीचे जीरो बन रहा है, तो एक और बार लगा दो। अब की बार इसके लिए लगा दो, फोर प्लस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स टू दावर फोर प्लस वन। तो ऊपर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो ऊपर वाला अंडर रूट तो क्या हो गया, गायब हो गया। ऊपर बच गया वन प्लस एक्स टू दावर फोर माइनस वन, नीचे एक्स टू दावर फोर दिस वाला एक्सप्रेशन एंड एक और जो अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन है। क्लियरली देख सकते हैं, वन से वन कैंसिल हो गया तो एक्स टू दावर फोर से एक्स टू दावर फोर कैंसिल हो गया। तो सिंपली ये वाली चीज कन्वर्ट होके आ गई लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ऊपर तो कुछ नहीं रहा, सब कुछ गायब, नीचे प्लस वाले अंडर रूट्स रह गए जिससे अपन ने रेशनलाइजेशन किया था, प्लस रूट टू, और दूसरा वाला क्या था, अंडर रूट वन प्लस एक्स टू दावर फोर प्लस वन। ठीक है, जीरो पुट कर देते हैं। अब देखो जीरो बाय जीरो नहीं है, अब तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो डायरेक्टली पुट करते हैं, तो अपने पास में ए की वैल्यू तो अपन यहां से लिख पाएंगे। क्या लिख सकते हैं ए की वैल्यू बच्चों, ए इज नथिंग बट वन अपॉन, जीरो पुट किया तो ये तो, ये रूट टू ये रूट टू तो टू रूट टू, और ये कितना हो गया, जीरो जीरो, तो ये टू हो गया। दैट मीन्स दिस विल कम्स आउट टू बी वन अपॉन फोर रूट टू। ये तो ए की वैल्यू आ गई अपने पास में। दूसरा फॉर्मेट क्या है, दूसरा लिमिट भी सॉल्व करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टू माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स। तो सवाल को सॉल्व करने के अगेन दो मेथड है, वन प्लस कॉस एक्स है कि भाई इसको अपन ने टू, क्या लिख लिया, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, वही लिख लो, नहीं तो रेशनलाइजेशन भी कर लो, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, वही कर लेते हैं, है ना। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, हाफ एंगल फॉर्मूले से। बाकी रेशनलाइजेशन करके करेंगे तो भी हो जाएगा, है ना, ऐसे कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऊपर तो है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया रूट टू, कॉमन आ जाएगा कि भाई यहाँ से अंडर रूट टू यहाँ से अंडर रूट टू, तो रूट टू कॉमन आ गया, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो इसको तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो कभी अपन ने टेंथ क्लास में ही पढ़ लिया था, और अभी अपन जेई के एग्जाम दे रहे हैं, तो इतना तो पता ही होना चाहिए, राइट। रूट टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये साइन स्क्वायर एक्स को अपन ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स इज नथिंग बट टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ट्वाइस एंगल फॉर्मूले से। तो ये हो गया स्क्वायर करने से फोर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये कैंसिल हो गया, है ना? और ये टू से ये कितना हो गया, टू रूट टू। अब जीरो पुट कर दो, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू तो वन हो गया, तो बी की वैल्यू अपने पास में सिंपली टू रूट टू आ गई। कुछ गड़बड़ तो नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स ही था ना। हम्म, वन प्लस कॉस एक्स को अपन ने लिखा टू कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा, गड़बड़ तो हो गई है। गड़बड़ तो हो गई, ये कॉस एक्स बाई टू बनेगा ना सिर्फ, हाँ, अपन ने गड़बड़ कर दिया। ठीक है, कर देंगे, सॉल्व कर देंगे वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अंडर रूट अभी तक अपन ने ये गड़बड़ थी, कम हो गया। हम्म,
यहाँ पर अंडर रूट लगा हुआ है ना। हाँ, तो b इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स। इसको कन्वर्ट कर ही लेते हैं, बाद में जरूरत तो पड़ने वाली है अपन को। हम्म। ये हो जाएगा 4 sin² x/2 cos² x/2। नीचे आ गया √2 1 - cos(x/2), राइट। इस sin² x/2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 - cos²x/2। और 1 - cos²x/2 तो बच्चों ऐसा लिखा जा सकता है, 1 - cos(x/2) एंड 1 + cos(x/2), राइट। 1 - cos(x/2), 1 - cos(x/2) कैंसिल हो गया, तो b विल कम्स आउट टू बी लिमिट। लिमिट की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, राइट। लिमिट को तो अब सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, क्योंकि अब अपने पास में 0/0 फॉर्मेट या किसी और टाइप का फॉर्मेट नहीं है, सिंपली वैल्यू कैलकुलेट ओवर के आ रही है। तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ से तो 4 रह गया, फिर यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 + cos 0 1, तो ये 2 हो जाएगा। cos²0, cos 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन √2, तो ये भी 4√2 आ गया। और a जो था वो 1/4√2 था। मतलब ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अपन से पूछा गया ए बी क्यूब, राइट। ए बी क्यूब पूछा है, तो दैट मीन्स AB × B²। इसकी वैल्यू तो 1 है, तो B² कितना होगा? 32 हो जाएगा। दैट मीन्स इस सवाल का तो आंसर हो गया 32। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो दोनों लिमिट्स को सॉल्व करके बेसिकली अपन को वैल्यू निकालनी थी। मेरे से भी थोड़ी गलती हो गई थी, ठीक है। ओके। यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट सवाल है, कंसीडर द मैट्रिक्स एफ एक्स। अच्छा, दिस, ये एफ एक्स मैट्रिक्स है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अच्छा, स्टेटमेंट्स वाले सवाल भी कुछ, एक्सप्लेनेशन तो नहीं बोले ना? हाँ, एक्सप्लेनेशन आजकल बंद भी कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में काफी डाउट्स रहते थे और फिर वो सही भी नहीं करते हैं, है ना, कि हाँ अभी हमने बोल दिया एक्सप्लेनेशन है तो है। चाहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमने बोल दिया एक्सप्लेनेशन नहीं है तो नहीं, है ना, तो उसमें आर्गुमेंट भी नहीं हो पाता। तो ये अच्छा काम किया है। बाकी ठीक है, इस बार काफी घपला टाइप हुआ है जेई मेंस के रिजल्ट में। ठीक है, उसके बारे में बात बात अपन बाद में करेंगे। ओके, सवाल पर आते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस आर टू स्टेटमेंट्स, एफ ऑफ -x इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एफ एक्स। ओके, स्टेटमेंट वन चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ -x, x की जगह -x रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा? कॉस ऑफ -x, तो वो तो कॉस एक्स हो गया। ये सिंपली साइन एक्स हो गया, 0 हो गया। एक्स की जगह -x रख रहे हैं तो ये -sin x हो गया। ये cos x ही रहा। ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, राइट। ओके, ये एफ इनवर्स एक्स है कि नहीं, ये चेक करना है। तो एफ इनवर्स एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए सबसे पहले तो अपन ने डिटर्मिनेंट ही निकाल लिया इसका। भाई डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स देखा अपन ने, है ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो कॉस एक्स के अलावा एक्सपेंड किया अगर अपन ने इसको, तो ये बन गया कॉस एक्स। ओके, फिर प्लस का साइन एक्स, माइनस है ना, तो प्लस का साइन एक्स होगा, 0 0। एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एफ एक्स, तो कॉस एक्स के अलावा एक्सपेंड किया तो ये कॉस एक्स बना, माइनस साइन एक्स के अलावा एक्सपेंड किया तो साइन एक्स बनेगा। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट तो 1 आ रहा है। हम्म, एफ इनवर्स एक्स देखते हैं तो फिर मैं डायरेक्ट निकालता हूँ ना, क्योंकि एफ इनवर्स एक्स इनवर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का आता होगा। कॉस एक्स का के अलोंग हो गया कॉस एक्स, यहाँ तो कॉस एक्स ही आ गया। माइनस साइन एक्स के अलोंग हो गया साइन एक्स, यहाँ लेकिन विद नेगेटिव साइन, तो माइनस साइन एक्स हो गया। हम्म,
फिर 0 के अलॉन्ग देखा तो 0 आ गया। फिर माइनस साइन एक्स के अलॉन्ग देखा तो इस साइन एक्स के अलॉन्ग देखा तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो फिर प्लस साइन एक्स हो गया। फिर इस cos x के अलॉन्ग देखा तो cos x आ गया, ठीक है। 0 के अलॉन्ग देखा तो 0 आ गया। 0 के अलॉन्ग 0। फिर इस 0 के अलॉन्ग देखा तो वो भी 0। 1 के अलॉन्ग देखा तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये भी 1 आ गया। तो सेम ही है ना। तो स्टेटमेंट 1 तो क्या हो गया, 2 हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई के बारे में पूछा है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई तो निकाल देंगे। साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये एफ एक्स है। एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर दें तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन एक्स साइन कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया। फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस किया तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया। फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 0, ये तो 0 0। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन गया। मतलब दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर क्या है, ट्रू है। हेंस इस सवाल का आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है फॉर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 2k 3k 1 0 0 1 0 0 लाई ऑन द सर्कल k फॉर k इक्वल्स टू। अच्छा, ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक हैं ये बोला गया ना, तो ठीक है ना, आसानी सवाल है। तो 1,0 यहाँ पर है, 0,1 यहाँ कहीं है, 0 0 यहाँ है। इन तीनों से एक ट्राइंगल बनेगा और इसका जो इन तीनों से जो सर्कल पास कर रहा है उस सर्कल पर ये वाला पॉइंट भी लाई करना चाहिए, तभी अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये चारों पॉइंट्स कंसाइक्लिक होंगे, है ना। मतलब जो चारों पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई करेंगे। अब 3 पॉइंट से तो सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, तो 3 फिक्स पॉइंट से मैंने एक सर्कल बना दिया, उनका सरकम सर्कल, और उसको 2k 3k से पास करवाना है। तो कर देते हैं भाई। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसका डायमीटर हो गया, तो डायमीट्रिकल फॉर्म से इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, x-0 x-x1 x-x2 प्लस y-y1 y-y2 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी और इसमें 2k 3k पास करवा दिया, तो रखेंगे तो 2k मल्टीप्लाई बाय 2k-1 प्लस 3k मल्टीप्लाई बाय 3k-1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं k को कॉमन ले लूँ तो 4k-2 प्लस 9k-3, तो यहाँ से 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, k इज इक्वल्स टू 5/13, ये आ जाएगी। हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके।